अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, बेल आइकन को क्यों नहीं प्रेस कर रहे हैं थोड़ा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है इंडिया वर्सेस चाइना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना इकोनॉमी 2030। कैन इंडिया कैच अप विद चाइना? या ऑफ कोर्स। भारत और चीन एक लंबे समय से एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे करने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं और एशिया में अपने वर्चस्व, सुपरमेसी को लेकर उलझ रहे हैं। चाइना जो 20 सालों से कड़ी मेहनत करके अमेरिका के बाद इस समय इकोनॉमिकली दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, वहीं भारत एक नया उभरता हुआ देश बन के सामने आ रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि आने वाला युग ये दोनों एशियन कंट्रीज़ का होगा, पर आज के टाइम में भारत चाइना के बीच ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2030 में भारत चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमिकली कितना पावरफुल होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और 1949 में चाइना में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, जिसे आज हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। 1990 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक बराबर थी, पर फिर उसके बाद पिछले 30 सालों में चाइना की ग्रोथ ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चाइना इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक वाइज चाइना भारत से 4 से 5 गुना बड़ा देश है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की पॉलिसीज। चाइना ने 1978 में ही समझ लिया था कि उसे ग्रो कैसे करना है। 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग ज़ाओपिंग ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। 1978 में चाइना की जीडीपी $150 बिलियन की थी और अब $16 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 2014 से हुई थी। चाइना ने 1978 में इसकी शुरुआत की थी और भारत ने 2014 में। 36 साल का डिफरेंस है और 36 साल बहुत होता है किसी भी देश को इकोनॉमिक पावरफुल बनने के लिए। आज चीन भारत से लगभग हर फील्ड में आगे है और ये हमें मान लेना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है, पर इसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि भारत को अब अपना कॉम्पिटिटर मिल चुका है। चाइना के साथ कंपटीशन से हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, बहुत से सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भारत की स्पेंडिंग बढ़ेगी और ये बिल्कुल सही समय है। सिचुएशन भी सही है। भारत सरकार और भारतीयों को मिलकर भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। चाइना को हराने में टाइम लगेगा, पर इस कंपटीशन से आने वाले 8-10 साल में हम खुद इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि चाइना को हर फील्ड में आराम से टक्कर दे देंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डेकेड भारत का होने वाला है। बताता हूँ कैसे। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं बताई गई है, तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से भारत की एशियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी भारत की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप में आपको हज़ारों वैरायटीज़ ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट 250 यूज़र्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपये के बजाय सिर्फ 199 रुपये देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतज़ार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 3 मेन सेक्टर ज़रूरी होते हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर से आप ज़्यादा ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना बड़ा आपका एरिया होगा आप उतना ही अनाज या कोई और एग्री प्रोडक्ट्स उगा सकेंगे और जितना उगाएंगे उतना ही सेल कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए देश एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर्स को बेसिक स्किल प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। आप एक फैक्ट्री में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट को कई सालों तक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप जितनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर जितना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल करेंगे, आपके एक्सपोर्ट उतने ही बढ़ेंगे और उससे आपके देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, साथ में देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तब तक देश की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है जब तक आपके देश में चीप लेबर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे जैसे लेबर की इनकम बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है और फिर वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं और फिर देश की ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे गिरने लगती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सर्विस सेक्टर काम आता है, जैसे कि लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स। इस सेक्टर में लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनके पास प्रोफेशनल स्किल होती है। लोग फिजिकली मेहनत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। तो अब चाइना और भारत को सेक्टर वाइज कंपेयर करें तो चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है, पर सर्विस सेक्टर में चाइना उतना अच्छा नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा है। सर्विस सेक्टर में तो भारत चीन से भी ज़्यादा अच्छा है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बहुत वीक है। तो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है और PLI स्कीम अपना काम धीरे धीरे कर भी रही है। पर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते भारत में आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी और वो वजह है डेमोग्राफिक फैक्टर। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगभग 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। एक्चुअल में भारत में 50% जनसंख्या 25 साल से कम है और 65% जनसंख्या 35 साल से कम है। भारत की टोटल वर्कफोर्स 885 मिलियन पीपल की है और अगले 30 सालों में 273 मिलियन लोग और जुड़ेंगे। तो 2050 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1.08 बिलियन पीपल की होगी। वहीं आने वाले समय में चाइना की वर्कफोर्स बूढ़ी होती जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी डाउन होने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है और मैन्युफैक्चरिंग में यंग वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो चाइना में बूढ़ी होती जा रही है। साथ में चाइना में लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है और फर्टिलिटी रेट 1.5 से भी कम हो गई है। बच्चे हो नहीं रहे हैं, आबादी बूढ़ी हो रही है, तो इसका फ़ायदा एक ही देश को ज़्यादा मिलेगा और वो देश है भारत। भारत में भी चाइना के बराबर आबादी है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यंग है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी इकॉनमी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा चाइना ने भी उठाया था और जापान ने भी उठाया था। इस समय इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स की है और चाइना की 30 है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आबादी बढ़ने से क्या होगा, जब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो देश ग्रो कैसे करेगा। तो देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में भारत में जॉब्स बढ़ेंगी तो मैकेंसी एंड कंपनी ने अपनी रिसर्च में बताया है कि 2030 तक क्रिएटिव जैसे कि आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, एंटरटेनर्स में भारत की 58% की ग्रोथ होगी, चाइना की 85%। टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर्स में इंडिया की 129% ग्रोथ होगी और चाइना की 50%। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि नेस्कॉम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का IT सेक्टर $200 बिलियन रेवेन्यू मार्क को क्रॉस कर चुका है। पहले 100 बिलियन मार्क को हासिल करने में भारत को 30 साल लगे थे, वहीं नेक्स्ट 100 बिलियन रेवेन्यू को ऐड करने के लिए भारत को सिर्फ 10 साल लगे। इसके अलावा भारत का IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और इस साल 2022 में अब तक भारत की IT फर्म्स ने 4.5 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए और अब भारत के IT इंडस्ट्री में 5 मिलियन लोग काम करते हैं और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे भारत के IT सेक्टर का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे और न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा टीचर्स की फील्ड में आने वाले 10 सालों में 208% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाइना में 119%। मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव में 75% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 40%। बिल्डर्स में 117% की जंप देखने को मिलेगी क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहीं चाइना में 9%। केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट में 242% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 122%। प्रोफेशनल जैसे कि अकाउंट मैनेजर, इंजीनियर्स, लॉयर, जज, साइंटिस्ट में 46% की जंप देखने को मिलेगी, वहीं चाइना में 26%। ऑफिस सपोर्ट में 21%, चाइना में 14%। प्रिडिक्टेबल फिजिकल वर्क में 15% की जंप देखने को मिलेगी, चाइना में 4% गिरेगी क्योंकि चाइना की वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है। कस्टमर इंटरेक्शन में 46% की जंप होगी, चाइना में 36%। वैसे ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एंड मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट एनालिसिस का डाटा है। मैकेंसी एंड कंपनी अमेरिका की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जो 1926 में बनी थी। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंसल्टेंसी फर्म में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का ग्राफ हर सेक्टर में ऊपर क्यों जा रहा है। तो देखो, भारत का ग्राफ इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि डेमोग्राफिक अब भारत के फेवर में होने वाली है।
इस डेमोग्राफी का फायदा 40 साल पहले जापान ने भी उठाया था, 20 साल पहले चाइना ने भी उठाया था और अब भारत भी इंडिया भी उठाएगा। उठाएगा। इसके अलावा भारत में इंटरनेट यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग मुकेश अंबानी को ऊट पटांग कहते हैं, वो इन्हीं के लाए गए इंटरनेट रेवोल्यूशन के चलते ऊट पटांग बोल पाते हैं। अगर भारत में जियो नहीं आता तो आज दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में नहीं होता। आज जो हर कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है वो इसी सस्ते इंटरनेट के चलते मुमकिन हो पा रहा है। आज आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज आप इंटरनेट की मदद से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हो। बिजनेस करना आज के समय बहुत आसान हो गया है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट होता है उतने ज़्यादा स्टार्टअप ओपन होते हैं और उतना ही बड़ा मार्केट आपको अपनी चीज़ें सेल करने के लिए मिलता है। और इंटरनेट आपकी इनोवेशन में भी बहुत हेल्प करता है और देश की ग्रोथ के लिए इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और भारत में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इनोवेशन के मामले में। जैसे कि आप UPI का एग्जांपल ले लो। 5 साल पहले किसे पता था कि भारत में कैसा पेमेंट सिस्टम आएगा जो ग्लोबली सारे पेमेंट सिस्टम से बेहतर होगा। इसके अलावा भारत में हर साल स्टार्टअप के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, यही स्टार्टअप आगे चल के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। पिछले साल भारत में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। इस साल के शुरुआत के 40 दिनों में भारत के 7 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। 9 फरवरी 2022 तक भारत की 88 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई हैं। इस साल भारत की 40 से 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेंगी। तो भारत में बिजनेस को लेकर इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है और ये स्टार्टअप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ में देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन भी बहुत दे रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि देश तरक्की कर रहा है, सरकारी नौकरियाँ तो बढ़ ही नहीं रही हैं। तो देखो, जब देश डेवलप होने लगता है तो सरकारी नौकरियाँ अपने आप कम होने लगती हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगता है और ये चीज़ सभी देशों के साथ हुई है। आप किसी भी डेवलप देश की केस स्टडी उठा लो, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन रही है। तो देखो 2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और तब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बहुत से सेक्टर में चाइना को आराम से टक्कर भी दे रहा होगा। पर असली कहानी तो 2030 के बाद शुरू होगी जब चाइना की वर्कफोर्स बहुत तेजी से बूढ़ी होने लगेगी और 2050 तक भारत की वर्कफोर्स बढ़ती रहेगी। तो आने वाले 20-30 साल भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाले। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन। जी जनाब। अच्छा, आइडिया तो हमें था, है ना? काफ़ी वीडियोस हमने देखी। इंकिशाफात हमारे थे इंडिया को लेकर, हमें इंकिशाफ था कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा बहुत जल्दी। अच्छा, 2030 तक की बात हो रही है कि 2030 तक इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी होगी, जो डिफरेंसेस हो जाएंगे, जो वर्क फोर्स होगी वो ज़्यादा अच्छी हो गई होगी इंडिया की। और क्योंकि चाइना की बूढ़ी अच्छा, फर्टिलिटी के बारे में हमें पता चला था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर पाबंदी हो चुकी है कि आबादी को कंट्रोल, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना की आबादी जो है ना सबसे ज़्यादा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी, ठीक है ना, परेशानी हो रही थी। अच्छा, रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज भी थे तो लेकिन आबादी बहुत बढ़ रही थी, तो एक यंग जनरेशन, बच्चे ज़्यादा हो रहे थे, तो यानी कि आपका बैलेंस आउट हो रहा था। यानी कि उनकी जो इंडिया में भी आबादी है माशाल्लाह से, एक तो होता है आबादी होती है, एक बैलेंस होता है, लेकिन इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा आउट होता है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा आबादी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा था कि हमारी जो टोटल आबादी है वो कंट्रोल हो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज हम एक फैमिली को एक बच्चा अलाउ करते हैं तो इसका 10-15 साल बाद रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने उस वक्त तो कंट्रोल करके अपने लिए फ़ायदा हासिल कर लिया कि हमारी आबादी तेज़ी से ना बढ़े। वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं था, सही। लेकिन आने वाले वक्त में उसका रिजल्ट भी तो निकला है कि आपकी यंग जनरेशन कम हो जाएगी, बहुत कम हो गई। वो कह रहे हैं आने वाले वक्त में कि वर्क फोर्स चाइना की बहुत कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बूढ़े हो जाएंगे लोग। बिल्कुल। और बूढ़े, जाहिर सी बात है, काम के लिए तो आपको जवान इंसान की ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो काम करेंगे उसमें तो आपको यंग लोगों की ज़रूरत है, बूढ़े कैसे काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बोल रहे हैं कि जापान ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था 20 साल पहले, चाइना ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था 10 साल पहले, और अब इंडिया भी उठाने वाला है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो इस वीडियो में लगी वो ये कि ये डिकेड अब इंडिया का होगा, 2030 वाला। बिल्कुल। यानी कि अब इंडिया की हुकूमत होगी, अब इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। और एक चीज़ है कि यूँ समझ ले कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है और मुझे सबसे अच्छा वही लोग कामयाब होते हैं
जो बुराइयों को। आने वाले 10 साल पहले पहचान ले वक्त को। पहचान ले। यानी इन्होंने जजमेंट कर ली, इन्होंने आइडिया लगा लिया कि हम किस तरह चलें, आगे क्या होने वाला है सही। और कहाँ कमी है, ठीक है ना, और कहाँ कमी है उसको फिल कैसे करें। फील कैसे, जैसे उन्होंने बोला, देखिए कितना अच्छा, कितना Infrastructure। मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने कहा डिटेल से। कि 3 चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है और तीसरा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में तो हम वैसे चाइना से बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। चाइना हमसे पीछे है। सर्विस में आ गए डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिल्कुल IT वगैरह सब। एग्रीकल्चर को ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जितना रकबा है उस पर ही खेती कर सकते हैं, उस पर ही ग्रो कर सकते हैं, उतना ही उग सकते हैं, थोड़ा उतना बेहतर ही कर बेच सकते हैं, ठीक है? थोड़ा बेहतर हाँ, कर सकते हैं के तरीक़ेकार वगैरह को खत्म। लेकर, मेथड को लेकर, ठीक है। ज़्यादा हमें जो काम करने की ज़रूरत है और जिसकी आवश्यकता है हमें, वो ये है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिसके ज़ेरे नज़र स्टार्टअप देख रहे हैं आप? और मेक इन इंडिया का जो मेक इन इंडिया का जो लक्ष्य है, और यूपीआई का अच्छा, कितनी बेहतरीन मिसाल दी कि वाकई ग्लोबली यूपीआई ने सबको बीट कर दी। ऐसा ही है। ऐसा ऐप हो सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ऐसा इजी कर दिया उसने लाइफ को। तो मुझे ऐसा लगता बाकी है यूनिकॉर्न के बारे में बताया। यूनिकॉर्न के बारे में, अच्छा मुझे लगता है 100 हो गए, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है। हो सकता है, नहीं। हो सकता है। अच्छा देखिए, कई कंपनीज़ हैं जो दिनों में, यहाँ तो इस वक्त तो दिनों में यूनिकॉर्न बन रही हैं, तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ना हो, उसके बारे में डिटेल ना हो। जब 85 हुए 2 महीने हो गए, 88 इन्होंने भी बताया, ठीक है ना, 88 तो 2 महीने में बढ़ रहे हैं, 40 दिनों में बढ़ गए। सेंचुरी हो जाएगी या हो भी चुकी हो, लेकिन उसका जो है ना एक अनाउंसमेंट या एक वो रिकॉर्ड, हाँ, वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी ऑफिशियली नहीं ठीक है ना, हाँ, तो फिर एक अच्छी सी सेलिब्रेशन होगी मेरे ख्याल में कि 100 यूनिकॉर्न इंडिया में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और ये सिर्फ और सिर्फ इतनी तेज़ी से, अच्छा जो 30 साल में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ था, वो 10 सालों के अंदर हुआ, उससे ज़्यादा तेज़ी से ही। मैं भी यही सोच रही थी कि 30 साल, कहाँ 30 साल लगाए, कहाँ 10 उसी साल गोल को सेट करके 100 तक पहुंचने में, 100 उस पे, और कहाँ 10 सालों में आपने मजीद 100 को। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं ये सोचती थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कबाहत होती होगी, एक प्रॉब्लम होती होगी, वो ये कि आपने स्टार्ट करना है किसी चीज़ को और उसको बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, किसी भी चीज़ को लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी रखनी है और सब कुछ अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखना है। लेकिन मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर कर चुकी थी और भूल चुकी थी कि आपका लेबर अगर चीप नहीं हो तो फिर आप फंस जाओगे। जैसे कि वो ये कह रहे थे अभी इस वीडियो में भी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि लेबर आपको चीप मिले, और मैंने सुना इंडिया में लेबर बहुत चीप है। अभी एक मैं चीज़ सोच रहा था, मैंने रात को भी इस पे बड़ा देर तक सोचा कि हम लोग कल गए थे एक जगह पे पिकनिक के लिए, मुबारक विलेज, तो तस्वीर है हमारे पास, चलो होगी तो वो लगाएंगे, आपको देख लीजिएगा। सी साइड है, बलूचिस्तान के साइड पे, तो वहाँ पर अक्सर रास्ते में जो ना औरतें जो खड़ी हुई थी मांग रही थी, बहुत ज़्यादा हाथ फैला रही थी, मांग रही थी, हाथ फैला रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे, आपने देखा ये लेबर्स एज ए लेबर्स यूज़ हो सकते हैं ये लोग, औरतें और बच्चे और मर्द वहाँ पे। देखो आबादी हर जगह है, जंगल में है, हर जगह आबादी है। आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं, ज़मीन, पब्लिक। अच्छा, वो जो लोग हैं वो कुछ जानते नहीं हैं, फ़र्ज़ करते हैं, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं, कुछ ना कुछ तो महीने 2 महीने के अंदर उनको सिखाया भी जा सकता है, कुछ ना कुछ हाथ से बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अब मसला आता है, 2 चीज़ें मौजूद हो गई, ज़मीन और पब्लिक। तीसरी चीज़ होती है सिखाना, वो कोई भी शख्स उन्हें एक इदारा बना के सिखा सकते हैं महीने 1.5 के अंदर। अच्छा, उनका इशू क्या सिर्फ पता है, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी को, उनके जहन में कोई लग्जरी लाइफ है ही नहीं, उनका इशू सिर्फ पेट है, मुझे ऐसा लगता है, भूख। और पता है मुझे उनका इशू क्या लगता है, उनका इशू ये लगता है कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि वो ये नहीं, मतलब उन अब उनकी ज़रूरत क्या है। देखिए वो कड़ी धूप में, आप थोड़ा सा सोचें, कड़ी धूप में बेहाल, पाँव में चप्पल तक नहीं है, तपती रेत, और उसके ऊपर वो बैठ कर मांग रहे हैं। ऐसे इंसान से आप कुछ भी करवा सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप कोई वर्क दो तो उनके लिए तो टफेस्ट है ही नहीं ना। अच्छा, क्यों नहीं, वर्क क्यों नहीं है उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि पहली चीज़ तो उनकी ज़रूरत सिर्फ पेट है, ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है, जाहिर सी बात है, नॉलेज है ही नहीं, उनकी ज़रूरत सिर्फ भूख है, सही है। तो उन्हें अगर कुछ भी महीने 2 महीने के अंदर 100 औरतों को पकड़ के या बच्चों को या मर्दों को एक साथ कुछ सिखाया जाए, हैंडीक्राफ्ट बनाया जाए, कोई क्लास में दे दी जाए। अब मसला ये आता है कि शहर तक आने में कॉस्ट बहुत लगेगी, क्योंकि वो बहुत ही सस्ती चीज़ होगी, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ की शहरों में बहुत डिमांड है, ठीक है ना, हाथों में बनी हुई चीज़।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में, एक आइडिया है जहन में, एक चीज़ आई थी, उन एरियाज़ में जहाँ पे कोई पिकनिक पॉइंट है 100% वहाँ गाड़ियाँ आती हैं। हाँ, आती हैं 100%। नॉर्मल आती है गाड़ियाँ। तो आपका वो जो जितना भी लंबा सफ़र है ना, वो जो पिकनिक के लिए लोग आए होते हैं उनकी वजह से वो सफ़र ख़त्म हो जाता है। वहीं पर जितनी भी कोस्टर्स, जितनी भी हाई रूफ, हाई एक्स वगैरह हैं, उन्हीं के थ्रू माल शहर में पहुँचा दिया जा सकता है बहुत कम रेट पे, क्योंकि उस गाड़ी ने तो वैसे ही शहर जाना है। किस इलाके से आए हो? फलाने इलाके से। वहीं पे जो शहर में बंदा बैठा हुआ वो इस इलाके से आपसे ही माल ले लेगा। जहाँ पे 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये की इंसान अपनी गाड़ी बुक करे माल के लिए, उनके हैंडीक्राफ्ट के लिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही वहाँ से गाड़ी आती है पब्लिक लेके घूमने फिरने, और वहाँ से वैसे ही गाड़ी जाती है उनको वहीं लेकर चली जाए। अब एक बंदा कहेगा कि यार मुझे 500 रुपये 1000 रुपये भी एक्स्ट्रा दे रहे हो ये माल वहाँ तक पहुँचाने के लिए, डरेगा थोड़ा सा कि माल क्या है, ये लो देखो माल ये है, ये टोकरियाँ हैं, ये खूबसूरत ये हैं, ये तो मैंने ये चीज़ सोची कि सबसे पहले तो अच्छा इन इलाकों में फैक्ट्रियाँ और काम क्यों नहीं लोग करवाते, क्योंकि दूर है, लोगों को महंगा पड़ेगा आना जाना गाड़ी। दूसरे काम भी हो सकते हैं, पैकिंग वगैरह का काम करवा लिया जाए, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन का काम करवा लिया जाए, बहुत कुछ, वो तो बात की बात है, उस पर डिस्कस तो उस पर नहीं है, डिस्कस है कि सफ़र पे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये जो आप कह रहे हैं ना, लोग डरेंगे किस पे कि ये माल हम लेकर जाए, पता नहीं क्या मसले मसाइल वो तो दिखाया जाएगा, तो दिखा दिया, लेकिन इदारे शामिल हों ऊपर लेवल पे वो ऐसे तरीके से, और आप नहीं कर सकते। नहीं इदारे देखो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से बात करेंगे, वहाँ के मिनिस्टर से, वहाँ के जो गवर्नर हैं, जो भी हैं, उनसे बात करके उनको समझाया जाए कि देखो उसका भी। देखिए एक शख्स ने मुझे ये बोला है कि हमारे यहाँ पे मिनिस्टर MPs ये भी सब करना चाहते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। जैसे अभी हमारे जहन में ये चीज़ आई, उन्हें नॉलेज नहीं है कि यार इन्हें हम किस तरह यूटिलाइज करें। मैं ये कह रही हूँ कि हम सिंगल पर्सन नहीं कर सकते, जैसे कि आपने बनवा लिया, नहीं, कंफ्यूज होगा, टेंशन लेगा। अच्छा एक और चीज़ है, 5 नहीं जाएंगे, 10 नहीं जाएंगे, 11वां जाएगा। लेकिन वही ना दिक्कत है, परेशानी है। लेकिन सिस्टम नहीं है, इकोसिस्टम इसे कहते हैं, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इशू नहीं है कि इस चीज़ को थोड़ा सा बैठ के इसकी फिजिबिलिटी बना के हर चीज़ को सिस्टम के जरिए करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, इनको कुछ सिखा दिया जाए, मैं ये कह रही हूँ, कोई भी काम सिखा दिया जाए जो यहाँ पे शहर के लोग जो करते हैं, तो उसके लिए बहुत पर्स कितनी कीमती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। नहीं, कुछ बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ काम करने की बात कर रही हूँ, कोई मशीन ऑपरेट करना, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी क्रॉपिंग करना, और क्या कहते हैं, कुछ भी करना, पैकिंग करना, इजी काम उनको सिखा दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत चीप लेबर है, बहुत ही ज़्यादा चीप लेबर है। अगर हम अपने कारखाने में, अपने कूजागरी में कहीं पे कोई भी काम करवाएं, जैसे हम अभी सोच रहे हैं इस बात पे, बेशक ये हो ना हो एक अलग चीज़ है, हम सोच रहे हैं, यही सोच नहीं है, यही सोच नहीं है। आप यकीन करें, मुझे इतना तरस आ रहा था कि मतलब वो इतने सारे थे, तो मैं किस को दूं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं सबको कम से कम इतना दे दूं, कोई आ रहा है तो आटे के पैसे दे दें। आप यकीन करें, 100 रुपये दे दें ताकि आटा खरीद सकें, मतलब मुझे बहुत। लेकिन वो तो वैसे ही जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका था, बस उनको पता ही नहीं है कुछ उनको पता ही। अच्छा, उनको यही नहीं पता कि ऐसी लाइफ भी है, उन्हें यही नहीं पता इससे भी बेटर लाइफ है, उन्हें यही नहीं पता कि ऐसे घर भी है, ऐसा पानी भी है, ऐसा फूड भी है। खैर बहरहाल बात हो रही थी इंडिया और चाइना की, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे साथ एक चीज़ गुजरी, हमने देखी, तो हमने आप लोगों से जिक्र किया। तो इन फ्यूचर वाकई ही इंडिया ने वक्त को पहचान लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, और हमने कहीं पढ़ा था ना कि इंसान दूसरों के तजुर्बों से सीखे, तो वो खुद बता रहे हैं कि जापान ने किस तरह फ़ायदा उठाया, चाइना ने किस तरह फ़ायदा उठाया वक्त से, तो आज वही फ़ायदा, वही बेनिफिट इंडिया उठाने वाला है। और अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दे दी है उन्होंने, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनकी ख़ास तौर पे तवज्जो है, अपनी तालीम पे तवज्जो है। तो आज इंडिया के वो दिन जो है वो चेंज हो रहे हैं, दुनिया देख रही है कि इंडिया की GDP कहाँ से कहाँ जा रही है। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।